हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आप लोगों के अमेजिंग रिस्पांस आने पर हमने डिसाइड किया कि हम ये जो एमएसटी सीईटी एमसीक्यू वाली सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे और इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ एमएसटी सीईटी 2025 एंड एमएचबीएससी नर्सिंग 2025 सीईटी एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का लेवल 1 एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम 25 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे and these MCQs are very important from CET point of view, from nursing exam point of view, क्योंकि ये आपके PYQ बेस्ड हैं और ये पूरा आपके टेक्स्ट बुक के बेसिस पे हमने MCQs सेट किया है और ये एकदम न्यू MCQs है। मतलब पिछले 4 सालों में मैंने ये MCQs नहीं करवाए हैं, तो ये इस साल वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा न्यू MCQs होंगे। तो आप पिछले MCQs और ये MCQs प्रैक्टिस करके अपने CET की एग्जाम प्रिपरेशन और एक लेवल हायर कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के प्रिपरेशन के साथ। आपको जब आप ये एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठो। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो और फिर आगे का सोल्यूशन देखो और एंड में आपको अपना मार्क्स नीचे कमेंट करके बताना है कि कितने मार्क्स आपको आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना आज का पहला एमसीक्यू। इफ मेल इज इम्पोर्टेंट एंड फीमेल इज नॉर्मल देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड। अभी यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक है। इम्पोर्टेंट वर्ड का मतलब होता है इनफर्टाइल। अगर हमारा मेल इनफर्टाइल है या फिर इनफर्टाइल ना बोलकर हम ऐसा बोल देंगे कि इसका अगर लो स्पर्म काउंट है, अगर हमारे मेल का स्पर्म काउंट बहुत ही ज्यादा लो है और फीमेल नॉर्मल है, तो ऐसे में हम कौन सा आर्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी वाली यूज करेंगे। देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हम कब यूज करते हैं, जब हमको सिंगल स्पर्म सीधा एग के साइटोप्लाज्म में डालना होता है। जिफ्ट हम कब यूज करते हैं, जब फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है। गिफ्ट टेक्नोलॉजी हम कब यूज करते हैं, जब यूटेरस अनसुटेबल होता है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कब यूज करते हैं, जब मेल्स का लो स्पर्म काउंट होता है। तो इस केस में भी ऐसा ही कुछ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लो स्पर्म काउंट। इन सम इनफर्टिलिटी केसेस द मेल पार्टनर इज अनेबल टू रिलीज प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्पर्म और इसीलिए वी यूज वन टेक्निक कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 मार्क्स के एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसको अंडरलाइन करते हैं। तो कौन सा ऐसा डिजीज है जो ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरियम से होता है। देखो, गोनोरिया बैक्टीरिया से गोनोरिया होगा। ओके, हेपेटाइटिस इन्फ्लुएंजा से होता है। ट्राइकोमोनियासिस दिस इज आल्सो नॉट कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा। अपना जो सिफिलिस ये है डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेनेरियल डिजीज जिसको हम बोलते हैं, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये देखो, मैंने आपको बोला था कि हमेशा सेक्सुअल डिजीजेस के कॉजेटिव एजेंट्स और उसका ट्रीटमेंट का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसिंथेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू डैश। एमनियोसिंथेसिस कैसे टाइप की टेक्निक है। यस, एमनियोसिंथेसिस की मदद से हम फीटस का हेल्थ चेक करते हैं, उसकी ग्रोथ बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्रोमोसोम्स प्रॉपरली हैं या नहीं है। तो एमनियोसिंथेसिस से हम और क्या पता कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन भी पता कर सकते हैं। वी कैन चेक जेनेटिक डिसऑर्डर्स, नहीं, हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को सिर्फ ठीक ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते। सो दिस इज रॉन्ग। बी वाला ऑप्शन क्या है, डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन द फीटस, करेक्ट। अगर कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो गया है, क्रोमोसोम इधर से उधर हो गया है, तो वो हम पता कर सकते हैं एमनियोसिंथेसिस की मदद से। वी कैन नॉट रिवर्स द सेक्स ऑफ द फीटस। अभी बच्चा लड़का है तो लड़का ही रहेगा, लड़की है तो लड़की ही रहेगी, फीटस के सेक्स के थोड़ी हम चेंज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, एमनियोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, वी कैन चेक abnormalities in the developing fetus, chromosomal abnormalities. Okay, next, what is the function of copper T? कॉपर टी का क्या फंक्शन होता है। देखो, बेसिकली फर्टिलाइजेशन करने के टाइम पे हमारा जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म की स्पीड बढ़ाने के लिए हम इसको कैल्शियम आयंस प्रोवाइड करते हैं, बराबर। कैल्शियम की मदद से इसकी टेल की मूवमेंट फास्ट हो जाती है, इसकी टेल की मूवमेंट फास्ट हो जाती है, विप्लैश मूवमेंट हो जाती है। लेकिन अगर
मुझे इसकी स्पीड कम करनी है, तो कैल्शियम की जगह मतलब इसका कैपेसिटेशन करने की जगह पे अगर मेरे को इसका उल्टा प्रोसेस करना है तो मैं इसको क्या प्रोवाइड करूंगी, कॉपर प्रोवाइड करूंगी। कॉपर की मदद से क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ने की जगह स्लो हो जाएगी। मतलब अगर कैल्शियम की जगह मैंने इसको कॉपर दे दिया तो इसका उल्टा इफेक्ट होगा, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, इसकी मोटिलिटी सप्रेस हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इट डिक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा टिश्यू क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। प्लेसेंटा कब बनता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, आफ्टर 3 मंथ्स। प्लेसेंटा का मेन काम क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बना के ये हमारे फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो इट विल गिव न्यूट्रिशन, प्लस ये गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, सॉरी प्लेसेंटा गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, यानी ऑक्सीजन फीटस को देगा और फीटस का CO2 बाहर लेकर आएगा। और क्या करेगा, फीटस का वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। सो इट हेल्प्स in supply of oxygen, nutrients and in removal of waste products. So these are the functions of our placenta. Next question, hormone which causes strong uterine contractions is dash। कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिसके वजह से यूटरस बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके वजह से इजीली चाइल्ड बर्थ होता है। ये हार्मोन पार्चुरेशन के टाइम पे बनता है। सो विच हार्मोन कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूटरिन कॉन्ट्रैक्शंस, यस इनहिबिन, ये अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन तो इंक्रीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है, बट ईस्ट्रोजन की मदद से ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है और ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है, इट कॉजेस विगरस कॉन्ट्रैक्शंस इन द यूटरस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, जो क्या करता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय ओवरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लास्ट में, मतलब पार्चुरेशन के टाइम पे, चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाता है, HCG बंद हो जाता है, ये लेस अमाउंट में होता है, ये मोर अमाउंट में रिलीज होता है ताकि ये पेल्विक गर्डल को रिलैक्स कर सके। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। In the later phase of pregnancy, relaxin hormone is secreted from corpus luteum। कहाँ से बनता है ये हार्मोन, वो भी याद रखो, ओवरी से बनता है, बट ओवरी में कहाँ से बनता है ये, कॉर्पस ल्यूटियम से। ओके, नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा contributed by chorionic villi is dash। कोरियोनिक विलाय से आधा प्लेसेंटा बना है, आधा प्लेसेंटा मदर के टिश्यू से बना है। तो कोरियोनिक विलाय से जो प्लेसेंटा बना है वो कौन सा टिश्यू है, कोरियोनिक विलाय किसका पार्ट है, मदर का पार्ट है या फीटस का पार्ट है, यस कोरियोनिक विलाय इज अ पार्ट ऑफ फीटस। मेटर्नल प्लेसेंटा ब्लड वेसल्स देता है, तो आधा प्लेसेंटा मदर के टिश्यू से बनता है, आधा प्लेसेंटा फीटस के टिश्यू से बनता है, इसीलिए इसको हम हीमोकोरियल टिश्यू बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये देखो, फीटल प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय कोरियोनिक विलाय। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच एम्ब्रियो गेट्स embedded into endometrium is called as dash। So the process in which embryo gets embedded, embryo enters into endometrium, embryo जब endometrium के अंदर घुसता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को बोलते हैं, पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड डिलीवरी होता है, जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी पीरियड होता है, और इम्प्लांटेशन मतलब एंटर इनटू एंडोमेट्रियम। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट। व्हेन एम्ब्रियो इज एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटरस एट एबनॉर्मल साइट इज प्रिवेंटेड बाय। अपना जो फीमेल का फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे जो अपना एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो गलत जगह पे इम्प्लांट ना हो जाए, इसीलिए इसके बाहर जो लेयर होती है, ये कौन सी लेयर होती है जो इसको किसी भी गलत जगह पे इम्प्लांट होने से प्रिवेंट करती है। मैं एक हिंट देती हूँ, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है जो मतलब
इनअप्रोप्रिएट जगह पे जो इम्प्लांटेशन होने से रोकेगी, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा गलत जगह पे इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। अगर गलत जगह पे इम्प्लांटेशन हो गया तो ऐसे प्रेगनेंसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ऐसे में मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि फीटस को ग्रो होने की जगह ही नहीं मिलेगी। पॉलीस्पर्मी इज अवॉइडेड बाय, पॉलीस्पर्मी यानी मल्टीपल स्पर्म्स एक साथ आना। तो मल्टीपल स्पर्म अगर मुझे अवॉइड करना है, मल्टीपल स्पर्म्स की एंट्री को मुझे रोकना है, तो वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? स्पीशीज स्पेसिफिसिटी तो करेक्ट है, मतलब सेम स्पीशीज का स्पर्म ही रहना चाहिए, पर मुझे एक ही स्पर्म को फ्यूज कराना है, मुझे बाकी स्पर्म का फ्यूजन नहीं कराना है। तो ये हम कैसे अवॉइड करेंगे? फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन की वजह से तो सब स्पर्म आ जाएंगे ना, सेम स्पीशीज के 4 स्पर्म एक साथ आ जाएंगे क्योंकि दोनों के पास फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन है। मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर एक स्पर्म अंदर आ गया, मतलब ये समझो मेरा एग है और मेरे एग के पास फर्टिलाइजन रिसेप्टर्स है, और ये मेरा स्पर्म है और इस स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजन रिसेप्टर है, इसके पास भी एंटी फर्टिलाइजन रिसेप्टर है, इसके पास भी एंटी फर्टिलाइजन रिसेप्टर है। तो मुझे इतने सारे स्पर्म्स थोड़ी ना तो एग को देना है, ये मेरा एग है। अगर एक स्पर्म फ्यूज हो गया, इसका फ्यूजन हो गया, तो ये स्पर्म को मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करता है? ये जो जोना पेलुसिडा के रिसेप्टर्स है, ये जोना पेलुसिडा के रिसेप्टर्स को तोड़ देता है, जिसके वजह से ये स्पर्म अब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनके बीच का कनेक्शन टूट चुका है, ये यहाँ से टूट गए, ये रिसेप्टर्स टूट के अलग हो गए हैं, तो सिर्फ एक ही स्पर्म आगे बाइंड होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज fertilization membrane which prevents polyspermy. Correct? Next question. Acrosome of sperm helps in fertilization by, ये अपना sperm है, ये sperm का head है, यहाँ पे acrosome है। तो acrosome के अंदर क्या present होता है? It includes formation of cone of reception. No. It secretes zona lysine to dissolve covering membrane of ovum. Correct. जोना लाइसिन के वजह से जोना पेलुसिडा के रिसेप्टर्स डिसॉल्व हो जाएंगे, कोरोना रेडिएटा हट जाएगा, तो आपका स्पर्म अंदर जा पाएगा। सेक्रेटिंग ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइजिन, नहीं, स्पर्म से फर्टिलाइजिन नहीं निकलता है, फर्टिलाइजिन एग के पास होता है। सो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्रोसोम रिलीजेस जोना लाइसिन एंजाइम्स, ये देखो यहाँ पे लिखा है। एक्रोसोम क्या करता है? इसको जोना पेलुसिडा तक जाना है ना, तो स्पर्म हेड पासेस थ्रू द जोना पेलुसिडा, so it releases enzymes. Next question. Initial step of oogenesis occurs. First step oogenesis का कब होता है? फीमेल में बच्ची पैदा होने के बाद या पैदा होने से पहले, बर्थ के पहले होता है ना, नॉट एट द टाइम ऑफ बर्थ, नॉट फ्रॉम प्यूबर्टी, नॉट आफ्टर प्यूबर्टी। फॉर्मेशन बोला है, फर्स्ट स्टेप बोला है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप oogenesis का कब हुआ था? जब अपनी फीटस 3 मंथ की थी, जब फीटस 3 मंथ की होती है तभी फर्स्ट स्टेप हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। oogenesis starts much before the birth. This is very important to remember. Okay, next question. Zona pellucida is secreted by, zona pellucida membrane कौन प्रोड्यूस करता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपना सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, अंदर जोना पेलुसिडा है, दिस इज जोना पेलुसिडा, इधर जर्मिनल वेसिकल है, इसके अंदर आपका क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पे एक लेयर होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज वाइटिलिन मेम्ब्रेन, दिस इज वाइटिलिन स्पेस, पेरीवाइटिलिन स्पेस, एंड दिस इज जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा किससे बनता है? वाइटिलिन मेम्ब्रेन से। वाइटिलिन मेम्ब्रेन रिलीजेस जोना पेलुसिडा। ये देखो इधर लिखा है, जोना पेलुसिडा इज सेक्रेटेड बाय वाइटिलिन मेम्ब्रेन। ये वाला फ्लो चार्ट मैंने आपको पढ़ाया है वन शॉट लेक्चर में। यहाँ पे देखो वाइटिलिन मेम्ब्रेन्स के वजह से ही जोना पेलुसिडा बनता है। जोना पेलुसिडा इज अ नॉन सेलुलर प्रोटीन, और जोना पेलुसिडा के बाहर होता है कोरोना रेडिएटा, जो hyaluronic एसिड की मदद से अटैच्ड होता है। दिस पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ये याद रखो या तो ये डायग्राम याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबेनकन फॉर्म्स, नेबेनकन रिप्रेजेंट्स व्हाट? नेबेनकन मतलब क्या होता है? अभी ये तो बच्चे बच्चे को आना चाहिए, कम ऑन टेल मी, नेबेनकन मींस व्हाट? यस, नेबेनकन रिप्रेजेंट्स
माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल टर्न्स ऑफ स्पर्म, बराबर ना। ये स्पर्म का हेड है, ये उसका नेक है, ये उसकी टेल है। तो नेक में ये जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है इसी को नेबेनकन बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेप्लॉइड। एक मिनट रुको, ये बार बार ऑटो फोकस हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेप्लॉइड। हेप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अपना जो oogonia है, दिस इज द मदर सेल। मदर सेल इज ऑलवेज इन डिप्लॉइड। प्राइमरी oocyte is always in diploid. Secondary oocyte is haploid. Spermatocyte, primary spermatocyte is diploid. So कौन सा वाला सेल haploid है? Only secondary oocyte. ये देखो secondary oocyte haploid है, बाकी oogonia diploid है, primary oocyte diploid है, primary spermatocyte भी diploid है। Diploid मतलब complete set of chromosomes. Next, how many functional sperms are produced from one primary spermatocyte? इधर देखो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं। कमेंट करो नीचे, यहाँ पे कितना लिखा है मैंने, ये कितने स्पर्म्स हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं। व्हाट विल बी द आंसर, ए बी सी डी। आंसर क्या रहेगा, नीचे कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नीचे कमेंट करो, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर। चलो नेक्स्ट जाते हैं। Yes, next question, question number 18. Which of the following phases of spermatogenesis involves meiotic divisions? Which of the following phases of spermatogenesis involves meiotic divisions? तो meiosis division कहाँ पे हो रहा है, इधर देखो, meiosis वाला division कहाँ पे हो रहा है, कौन से फेज में हो रहा है। फर्स्ट फेज में तो माइटोसिस हो रहा है, सेकेंड फेज में सिर्फ ग्रोथ हो रही है, और थर्ड फेज में मियोसिस होता है। तो मियोसिस डिवीजन कौन से फेज में होता है, मैचुरेशन फेज में। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, व्हाट विल बी द आंसर, मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में तो माइटोसिस होगा, इसमें नो सेल डिवीजन, यहाँ पे मियोसिस होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इट इन्वॉल्व्स मियोटिक डिवीजन। नेक्स्ट, ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर रिलीजिंग ओवम ट्रांसफॉर्म्स इनटू, ये अपना ओवरी है, यहाँ पे अपना प्रिमोडियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल बच जाता है येलो कलर का, ये येलो कलर के बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और फिर जब ये ड्राई हो जाता है तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस अल्बिकर। So Graafian follicle after release of oocyte becomes corpus luteum. Yes, next question. Rapid secretion of LH hormone causes what? जब एकदम से LH हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो उसके वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है। क्या होगा इधर पे, बर्स्टिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। और जब ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब क्या होगा, देखो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और ओवा रिलीज होगा। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ये दोनों स्टेप्स, पहले ग्राफियन फॉलिकल फूटेगा, यहाँ पे देखो अभी देखा ना अपन ने, ग्राफियन फॉलिकल पहले बर्स्ट होगा और फिर उसमें से ओवा रिलीज होगा। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। यस, मैच्योर फॉलिकल टू रप्चर एंड देन ओव्यूलेशन विल हैपन। नेक्स्ट, इन अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है। अरे ये तो आंख बंद करके आना चाहिए, मैंने इसका कैलकुलेशन भी आपको करके बताया है। नॉर्मल ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 डेज का। तो अभी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि एक साल में फीमेल्स को कितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, तो एक साल में कितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, इसका मैंने कैलकुलेशन आपको वन शॉट लेक्चर में बताया है। तो बताओ इधर पे कितना आएगा, काउंट करो। जनवरी में 28 डेज, तो इसमें 3 डेज बच गए। फरवरी में 28 डेज, इसमें कुछ नहीं बचा। मार्च में 28 डेज, तो इसके 3 डेज बच गए। ऐसे काउंट करो, तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, प्लस ये काउंट करोगे तो 29 हो जाएगा, मतलब इसका एक ऐड हो जाएगा। सो 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो टोटल कितना मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ,
यस, नॉर्मली 28 डेज का साइकिल होता है. एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी एट विच स्टेज? हमारा जो एग है ये कौन से स्टेज पे बाहर आया है? इट इज लिबरेटेड एट प्राइमरी oocyte स्टेज या oogonia स्टेज. ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है. हमने पढ़ा था कि जब अपना प्रीमोडियल फॉलिकल रहता है तभी इसका मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, तो इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, पर ये मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाता है. तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तभी हमको सेकेंडरी oocyte मिलता है. दिस इज हेप्लॉइड, करेक्ट. तो अब जब आगे ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, इस ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है. तो जब एग बाहर आता है तो वो एग कौन से स्टेज में होता है? प्राइमरी स्टेज में होता है या सेकेंडरी स्टेज में होता है? इट इज इन सेकेंडरी स्टेज, करेक्ट ना. नेक्स्ट, द नैरो टेपरिंग पार्ट ऑफ यूटरस इन ह्यूमंस इज कॉल्ड एज व्हाट? ये देखो, ये फीमेल का यूटरस है, ये उसका नैरो वाला पार्ट है, यहां से फिर आगे उसका वजाइना आ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज बॉडी. ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है. दिस इज इंटरनल ओरिफाइस, दिस इज एक्सटर्नल ओरिफाइस. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विक्स. क्या बोलते हैं इस पार्ट को? सर्विक्स. नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज नोन एज व्हाट? जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं फीमेल में तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेन आर्क. क्या बोलते हैं उसको? मेन आर्क. मीनोपॉज मतलब स्टॉप हो जाना, और मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग होना, लेकिन फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आते हैं तो उसको बोलते हैं मेन आर्क, करेक्ट. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? और एक है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं, और एक क्वेश्चन है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस? ये तो आपने ऑलरेडी देख लिया. मतलब टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, पर स्पर्म कहाँ बनते हैं? स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इसीलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस. बिना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्पर्म्स बनेंगे ही नहीं. अगर स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो ये सेल्स का कुछ फायदा ही नहीं है. सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय, अंदर ही अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ये जो लाइन होती है जिससे स्पर्म बनते हैं, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? व्हाट आर दीज लेयर कॉल्ड एज? कॉलमनार जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, स्क्वाइमस जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, क्यूबॉइडल या स्टूडोस्ट्रेटिफाइड. ये और ये तो गलत है. अब ये सेल्स जो है ये स्क्वायर शेप के होते हैं कि क्यूबॉइडल होते हैं? दे आर क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन में सबका ध्यान नहीं जाएगा, पर ये ध्यान से रीड करो. ओके, ये इजीली आप स्किप कर सकते हो. सो दिस इज इजीली डिस्ट्रैक्टेबल. अरे वाह, और एक बोनस एमसीक्यू. मुझे लगा था 25 ही है, पर एक्चुअली 27 है. चलो, द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स आर कॉल्ड एज डैश? गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. एंड which neither produce gametes nor hormones are called as secondary sex organ. तो primary sex organ A, secondary sex organ B, primary sex organ, secondary sex organ. So this should be the right answer. बाकी सब उल्टा पुल्टा मैच द कॉलम दिया है. So answer A is the right answer. मतलब ये वाला मैच आपका करेक्ट है. ओके, चलो. So I hope आपको आज का सेशन अटेंड करके मजा आया होगा. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है सब लोग नीचे कमेंट करो. और अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो नीचे कमेंट करो कि आपको लेवल 2 चाहिए इसका, तो हम जल्दी से जल्दी लेवल 2 वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही जल्द. कम्युनिटी पोस्ट पे हम एमसीक्यू के पोल्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी पोल्स अपडेट हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. और आपके लिए बहुत सारी सीईटी की वीडियोस आने वाली है. पूरा 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस का एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. उसके लिए सिर्फ हमें आपकी एक ही हेल्प चाहिए कि चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो. और प्लीज 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 सीईटी की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ज्ञान लैब ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग ज्ञान लैब ऐप डाउनलोड करके वहां पर वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मॉक टेस्ट फ्री में मिलेगा. और या फिर वरदान बैच ज्वाइन नहीं करना है तो आप फ्री वाला मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो.
ज्ञान लैब ऐप पे आपको काफी सारा फ्री मटेरियल दिया गया है, तो ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून।